गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित चैप्टर है राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 से प्राप्त है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने के साथ साथ उसका प्रविलंब या विराम या परिहार एवं लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति के पास इतनी सारी शक्तियां हैं। नंबर 2 है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, 6 माह के भीतर। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। सही आंसर है सी, 6 माह में भरा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ण की जानी चाहिए 6 माह में। तो ये सन 2012 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? तो सही आंसर है सी, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच एवं निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। सही आंसर है बी, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रपति डैश द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो सही आंसर है डी, निर्वाचक मंडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है 1, 2, 3 सी, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
राष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इसका सही आंसर है डी, संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में रहते हैं। इसका सही आंसर है डी, संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो सही आंसर है डी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। तो ये है डी, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ये भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषदों के निर्वाचित या मनोनीत कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन त्रुटिपूर्ण है। तो सही आंसर है डी, सूची पद्धति, जबकि बाकी तीनों सही है। निर्वाचक मंडल होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं द्वारा किया जाता है। निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सूची पद्धति का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है। तो 6 महीने तक, बी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता है तो यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने के पहले उसका पद निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। अनुच्छेद 65(1) के अनुसार राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया पद्धति अपना पद ग्रहण करता है, या नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति उसके पद को अधिकतम 6 माह तक संभाल सकता है या संभाल। अब आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद खाली होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इस स्थिति में उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ एवं उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है तथा वह राष्ट्रपति के समान वेतन, भत्ते, आवास एवं विशेषाधिकार प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। डी, मुख्यमंत्री करता है। तो आइए देखते हैं, राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और उसके परामर्श पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। भी 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के अंदर वो अपना पद पुनः ग्रहण कर भर लिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन है
सी 1,50,000 रुपये प्रति माह। ये परीक्षा काल के अनुसार है, क्योंकि उस समय यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। अब भारत का लगभग 5 लाख है। संविधान की दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। इसमें भाग क के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालों के वेतन एवं भत्तों का उपबंध है। प्रश्नकाल में राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 रुपये प्रति माह था। वर्ष 2019 या 2020 में राष्ट्रपति का वेतन बढ़कर 5 लाख रुपये प्रति माह हो गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: जनवरी 2020 तक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के अद्यतन वेतनमान इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं पदाधिकारी और वेतन प्रति माह। उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए, राज्यपाल का 3,50,000 रुपये, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपये, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 रुपये, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000 रुपये, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000 रुपये है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 2,50,000 रुपये, भारत का कैबिनेट सचिव का 2,50,000 रुपये, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का 2,50,000 रुपये वेतन प्रति माह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। राष्ट्रपति जब अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान ही होती हैं। संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखा जाएगा। अध्यादेश जारी अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। तो सही आंसर है डी। क्वेश्चन में पूछा है कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, डी ऑप्शन। अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। अगला है, आइए देखते हैं इसका। संसद के विश्रांति काल में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 में यह लिखा गया है। इस अध्यादेश का वही बल व प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम का होता है। अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों समक्ष उनके पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर रखा जाता है। संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद 6 माह तक अध्यादेश प्रभावी रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर है सी, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब, तो कब करते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, संसद का सत्र चालू नहीं होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करते हैं जबकि संसद का सत्र चालू नहीं होता है। अनुच्छेद 123 में कहा गया है कि उस समय को छोड़कर जबकि संसद के दोनों सदन सत्र में हो, किसी समय यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर उसके द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक होगा, अन्यथा यह प्रभाव में नहीं रहेगा। राष्ट्रपति के समान ही राज्यों में राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? सी, संसद के दोनों सदनों को प्राप्त है।
महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(a) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। उल्लेखनीय है कि संविधान का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग सी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति को उस पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग उसके द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर चलाया जाता है। महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में आरोप के माध्यम से प्रारंभ की जा सकती है। सदन में आरोप की प्रस्थापना के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिए। साथ ही उस पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। आरोप लगाने वाले सदन द्वारा अपने 2/3 बहुमत से संकल्प को पारित कर दिए जाने पर दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इस समय राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। जांच के पश्चात यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से आरोप के साबित होने का संकल्प पारित कर देता है तो उस तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? सही आंसर है डी, उपराष्ट्रपति की। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अधीन प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों सहित राज्यपालों एवं राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है, किंतु उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित तथा मनोनीत भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। इसे ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो तथा जिससे लोकसभा सहमत हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करके दे सकता है? तो वो है ए, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति अपनी इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। यह अनुच्छेद 56(2) में लिखा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 67(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व की लिखित सूचना दी जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 94(ग) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व
लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। अनुच्छेद 24(2) क के अनुसार उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पत्र संबोधित करना चाहिए। बी, उपराष्ट्रपति को। 27। यदि भारत के उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वह किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेगा? उपराष्ट्रपति को लिखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है क्योंकि बी सही है, उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। भारत का राष्ट्रपति संसद सदस्य बनने की सभी योग्यता रखते हुए भी वह संसद का सदस्य नहीं होता है। उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। इस तरह वह कार्यपालिका के साथ विधायिका का भी एक अंग होता है। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बन जाता है तो कानून निर्माण में उसकी निष्पक्षता पर संदेह किया जाएगा, क्योंकि वह जिस सदन का सदस्य होगा या फिर किसी पार्टी का सदस्य होगा तो उसके प्रति पक्षपात कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है ए, राष्ट्रपति में। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के द्वारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 30। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? सही आंसर है कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन प्रस्तुत अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में राज्यों में लगाया जाता है। संविधान में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का प्रावधान नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात संबंधी उपबंधों का उल्लेख है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की घोषणा कर सकता है। ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लिखित आंतरिक अशांति पद के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया है। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो वो है 78(2) के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 को प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में तथा विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में मंत्रिमंडल को जो भी निर्णय करे वह उन सभी की सूचना राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 ख के अनुसार संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो वही है सी, 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद के पुनः सत्र में आने की तिथि से 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा, यदि संसद इस बीच उसे अनुमोदित नहीं कर देती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य,
यदि दोनों सदन अलग अलग तिथियों को सत्र में आते हैं तो समय की गणना बाद वाली तिथि से की जाएगी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे तो एन संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल 1977 से 1982 था। इसके पहले 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी वीवी गिरी के मुकाबले चुनाव हार गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका में होता है। अगर भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद कौन सुलझाएगा? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा। भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा, भी सही है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपराष्ट्रपति होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है तब यह उदाहरण है। तो ये है सी, निलंबित निषेधाधिकार का। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। राष्ट्रपति की विधेयक को रोक लेने की शक्ति, पूर्ण निषेधाधिकार तथा पुनर्विचार हेतु वापस करने की शक्ति निलंबनकारी वीटो कही जाती है। अगला है 39 क्वेश्चन नंबर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है। तो सी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अतः राष्ट्रपति को चुनाव का संचालन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है 7.5 माह। वैसे 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए, लेकिन अधिकतम मान लीजिए नहीं हो गया किसी कंडीशन में तो 7.5 माह। अनुच्छेद 123(2) के अनुसार, अनुच्छेद 123(2) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह या 1.5 माह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। संसद के अनुमोदन के बाद अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? तो आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है सी, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। यानी ये है, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो
ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा या बुलाएगा, किंतु एक सत्र के दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होगा। अगला है बी, सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। और डी, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो ये तीनों सही है, सी सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होगा। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा, किंतु राष्ट्रपति राज्यसभा का विघटन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे या सेवानिवृत्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, संसद के सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव के पारित किए जाने का नियम निम्न दशा में लागू किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के संबंधित सदन की कुल सदस्य के 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक होता है। साथ ही दूसरे सदन द्वारा भी आरोप की जांच के बाद अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से आरोप के साबित होने का संकल्प पारित किया जाना आवश्यक होता है। दूसरे सदन द्वारा संकल्प के पारित होते ही राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति डैश कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इसका सही आंसर है डी, 1, 3, 4। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, 3 है। संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देते हैं, और 4 है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरह इसका 2 वाला ऑप्शन सही नहीं था, डी सही है। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति प्रदान करते हैं एवं संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं, जबकि लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश भारत का निर्वाचन आयोग देता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है? तो वो है डी, उपरोक्त सभी। लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना। अनुच्छेद 85 2 ख के अनुसार राष्ट्रपति को सभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय विधानमंडल के अनुशंसा पर ही कर सकता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। संविधान के अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति को संसद के किसी एक सदन या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण का अधिकार है। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन में विशेष अभिभाषण का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अभिनिष्ठ है? तो ये है बी, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु 35 वर्ष की अर्हता भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए उभयनिष्ठ है या अभिष्ट है। निम्न में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? तो डी, वी गिरी हुआ। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रीय चुनाव में वी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा
नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। इस निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना के पश्चात श्री वीवी गिरी ने विजय प्राप्त की थी। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 47। 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वो है J.F. कैनेडी था। अक्टूबर 1962 में तत्कालीन सोवियत संघ, अब रूस, द्वारा क्यूबा में अमेरिका को निशाना बनाकर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई थी, जिसके कारण दोनों देश परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए थे। इस संकट को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। यह संकट तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव यूथार्ड तथा सोवियत प्रमुख निकिता खुश्चेव के आपसी समझौते के बाद समाप्त हुआ था। अब अगला चैप्टर है उपराष्ट्रपति। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है? तो है डी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है 1 और 4। तो आइए देखते हैं। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और 4 में दिया गया है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या कार्य करता है, परंतु यह अवधि 6 महीने के से अधिक नहीं हो सकती। साथ ही 2 और 3 गलत क्यों हैं? तो आइए देखते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। 3 है, उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, इसीलिए यह दोनों गलत है। अगला है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यह रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अतः अनुच्छेद 65(1) के अंतर्गत उपराष्ट्रपति 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक है, न कि सदस्यता, तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अतः केवल 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत था। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बी, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 69 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? तो वो है बी, भारत का उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यातव्य है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो सी, राज्यसभा व लोकसभा दोनों। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब इस हेतु संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है और जिससे लोकसभा सहमत है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। डी, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव
केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए किसी विशेष आधार या महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा द्वारा अपने बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा सहमति प्रदान कर देती है द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो वो ऐसी 5 वर्ष का है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी विशेष कार्य का उपबंध नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा का सभापति को देय वेतन और भत्ते का हकदार होता है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। यह अनुच्छेद 67 में कहा गया है। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्याग पत्र दे सकता है जिसे वह संबोधित करेगा। इसका सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 67 क के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो फखरुद्दीन अली अहमद, बाकी राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और BS शेखावत, ये तीनों थे। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक, भैरों सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक रह चुके हैं, जबकि फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ए, डॉक्टर हामिद अंसारी। तो ये प्रश्नकाल के दौरान 2014 में थे। प्रश्नकाल के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी थे, जबकि वर्तमान में 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू हैं। अगला चैप्टर है महान्यायवादी एवं महालेखा परीक्षक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है? तो है डी, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी को पद के आधार पर संसद के सदनों की समान विशेषाधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेख है कि महान्यायवादी को संसद की सदस्यता के बिना भी दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो है डी, महान्यायवादी भाग ले सकता है। बिना संसद सदस्य हुए निम्नांकित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो वो है बी, भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? मंत्रिमंडल सचिव और महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही आंसर है बी, महान्यायवादी। बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी है? तो ऐसे ही भारत का महान्यायवादी है। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है?
तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 67(1) के अनुसार वो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 76(2) के अनुसरण में महान्यायवादी भारत सरकार का विधि अधिकारी है और उसका कर्तव्य ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा देना है जिसे राष्ट्रपति उसे भेजे या सौंपे। अगला है अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को संसद के किसी सदन में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, किंतु संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है महान्यायवादी को। भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्री विधि एवं न्याय। भारत का महान्यायवादी, तो सही आंसर है सी, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सिफारिश पर की जाती है। उसका कार्यकाल नियत नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है तथा वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा अवधारित पारिश्रमिक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो वह है सी, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। उसे उसके पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति द्वारा अर्थात कदाचार अथवा असमर्थता का आरोप लगाकर संसद के दोनों सदनों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो तक होता है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यकाल में सेवा करने वाले व्यक्तियों या उसके संबंध में सभी वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।